पूरी दुनिया में आप देखो, किसी भी देश के फ्यूचर के लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है? उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसकी कल्चरल हेरिटेज और उसकी ह्यूमन कैपिटल। अब भाई ज्योग्राफी आप बदल नहीं सकते, कल्चर जो आपका है, जो आपकी हिस्ट्री है, उसको भी जल्दी आप चेंज नहीं कर सकते। तीसरी जो चीज़ है उसमें आप इन्वेस्ट करके खुद को फ्यूचर रेडी बना सकते हो, और ऐसा एक दो नहीं बल्कि सारे टॉप की कंट्रीज करते रहते हैं। और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, इसको कैसे निर्धारित किया जाता है, इसके ऊपर क्या रिपोर्ट्स हैं, इसमें क्या पैरामीटर्स हैं, इसमें कौन सी टॉप कंट्रीज हैं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि जो टॉप पे कंट्रीज बैठी हैं वो आखिर ऐसा क्या कर रही हैं कि वो टॉप पर हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या हुआ। पूरे देश के अंदर आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है वो किस तरह से काम करती है, उसको आप किस तरह से यूटिलाइज करते हो, कितनी वो स्किलफुल है, किस तरह के वो जॉब्स में है, और फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर के लिए वो कितना स्किल के साथ रेडी है, इन सब पर डिपेंड करता है आपका ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल का एक इंडेक्स होता है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2017 में बनाया था, और इसके बाद की कोई रिपोर्ट मुझे नहीं मिली, तो हम इसी वाली रिपोर्ट को रेफर करेंगे, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में बिलीव मी अपने देश से रिलेटेड तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। और जो टॉप कंट्रीज़ हैं वो भी उनकी रैंकिंग बस आगे पीछे शफल होती है, मोस्टली वही जो टॉप कंट्रीज़ तब थी वही अभी भी टॉप पर है। तो देखते हैं कि आखिर कौन से 4 ऐसे पैरामीटर थे जिसको देखकर इन्होंने ये इंडेक्स बनाया। पहला पैरामीटर ये कहते हैं कैपेसिटी, ये कहते हैं लेवल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन जो इनकी यंगर और ओल्डर जनरेशन के पास है। दूसरी चीज़ हुई डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि फॉर्मल एजुकेशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वर्कफोर्स, कि मतलब आप आगे आने वाले जनरेशन के लिए कितना रेडी हो, कितना फ्यूचर रेडी हो, और वो किस तरह की एजुकेशन को एक्वायर कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है डिप्लॉयमेंट, स्किल एप्लीकेशन एंड एक्यूमुलेशन अमंग द एडल्ट पॉपुलेशन। जो आपकी करंट वर्कफोर्स है वो किस किस जगह पर डिप्लॉयड है और किस तरह की स्किल्स अभी ले रही है, इस पर आता है आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट होता है नो हाउ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्स। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके यहाँ नॉर्मल काम करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, जनरल जो काम करते हैं जिन्हें आप कहते हैं जनरलिस्ट वो बहुत सारे होंगे, अगर जो स्पेशलिस्ट हैं वो आपके देश में कितने हैं, इस पर चौथा पॉइंट डिपेंडेंट होता है। तो इन 4 पॉइंट्स के जरिए इन्होंने इंडेक्स तैयार करा, और अगर आप ये डिटेल टेबल देखो तो हर पॉइंट के अंदर आपको सब पॉइंट मिलेगा और उस सारे पैरामीटर आप पढ़ सकते हो, जिसके बेसिस पर ये फाइनल इवेंचुअल स्कोर तैयार करते हैं किसी भी देश का। इस पूरे के पूरे स्कोर को तैयार करने के बाद जो चार्ट बनता है उसमें जब आप भारत को सर्च करते हो तो आपको पता चलता है कि ग्लोबल लेवल से उससे भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आकर आता है जब आप स्किल गैप के मामले में देखते हो। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अरे भाई, हम तो चाहते हैं कि हमारा देश हर एक चार्ट में एकदम टॉप पर बैठे, टॉप की कंट्रीज़ के साथ उसकी गिनती हो, मगर जब भारत के आसपास की कंट्रीज़ को आप देखते हो तो आपको बड़ा असहज महसूस होता है। और इसीलिए ज़रूरी है देखना कि भाई जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं, वो क्या अलग कर रही हैं और वो क्यों टॉप 10 पर बैठी हैं। मगर चूंकि आप तो भारत में बैठे हो, इसीलिए इससे पहले हम बाकी कंट्रीज देखें, आपके मतलब की एक बात बताता हूं, आपको अपने सेगमेंट स्पॉन्सर रीलेवल से मिलाता हूं। देखिए भारत में क्या प्रॉब्लम है ना, आप कहीं पर भी जॉब ढूंढने जाते हो, आपसे मांगा जाता है कि भाई इस जॉब के लिए आपके पास ये वाली डिग्री है या नहीं। आपने लिख दिया कि नो, तो आप उस जॉब से वैसे ही बाहर हो गए। बट आपके पास हो सकता है उस जॉब को करने के लिए स्किल हो, मगर आप तो अब उसमें बैठ ही नहीं सकते, आपको कोई असेस करने वाला ही नहीं है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं रीलेवल। रीलेवल में बेसिकली आपको फ्री में रजिस्टर करना है। इसमें जिस भी तरह की आपको जॉब चाहिए उसके टेस्ट आपको लेने हैं, और वो टेस्ट लेने के बाद आपका जो स्कोर आएगा, जो कि आपकी स्किल के बेस पर आएगा, उस स्कोर के बेसिस पर आप भारत के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हो। और बेस्ट बात यह है कि इंटरव्यू की तैयारी भी रीलेवल वाले आपको करवाते हैं, और ये कहते हैं कि 1 वीक में आपका प्रोसेस कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। और सबसे बेस्ट बात इस पूरे के पूरे प्रोसेस की ये है कि एक कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो भाई इतना कॉम्पिटिटिव जॉब एनवायरनमेंट है, आई एम श्योर अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करना चाहिए। रीलेवल के प्लेटफॉर्म पर जाओ, अपना अकाउंट बनाओ, रजिस्टर करो इनके टेस्ट में, और क्या पता आपकी जॉब लग जाए। तो ट्राई करके जरूर देखना। और हम लौटते हैं वीडियो में वापस। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट बता रखी है अलॉन्ग विद द रीजंस कि वो टॉप 10 में क्यों हैं। तो मैं 10वीं से शुरू करके फर्स्ट तक जाऊंगा, जो सिमिलर सी कंट्रीज हैं उनको एक साथ जोड़कर बताऊंगा। आपके लिए टास्क ये है कि जब तक हम फर्स्ट तक पहुंचे आपको कमेंट में गेस करना है कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड कंट्रीज कौन सी हो सकती है। हम शुरुआत करते हैं 10th नंबर से, विच इज ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के टॉप 10 में आने की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि वोकेशनल ट्रेनिंग का वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, यानी कि ऐसी ट्रेनिंग जो ऐसी स्किल सेट आपको प्रोवाइड करती है जिससे आप पर्टिकुलर जॉब ले सकते हो, वो बहुत हाई है। और उसके साथ साथ हाई है
स्किल डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग स्किल के लोगों का जो वर्क फोर्स है वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में अवेलेबल है। 9th और 7th नंबर पर आते हैं स्लोवेनिया और न्यूजीलैंड। बताते हैं कि जिस तरह से इस रिपोर्ट में रीजन डिवाइडेड है उसके बेसिस पर ये दोनों ही कंट्रीज अपने अपने रीजन में एकदम टॉप पर बैठती हैं। और न्यूजीलैंड में बताया जाता है कि फ्यूचर की जो ह्यूमन कैपिटल है उसको बिल्ड करने में न्यूजीलैंड काफ़ी आगे है। उसका रीज़न है कि भाई उनका जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको बहुत हाई स्कोर मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ स्लोवेनिया है वो कैपेसिटी इंडेक्स में बहुत आगे रहता है, क्योंकि उसके यहाँ पर जो हायर लेवल वाली पॉपुलेशन है, जो अभी सीनियर पॉपुलेशन है, वो बहुत अच्छे अमाउंट में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है जर्मनी। यहाँ पर नो हाउ वाला जो इंडेक्स था उसमें ये बहुत टॉप पर बैठता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशलाइज्ड स्किल वाली जो वर्क फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है और ये अपने हायर एजुकेशन वाली हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स को कैसे यूज करना है वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। 5वें नंबर पर है डेनमार्क और 8वें नंबर पर है स्वीडन। इनको साथ में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनमें बहुत सिमिलरिटीज हैं। दरअसल ये बिल्कुल टॉप की कंट्रीज के साथ ही मैच करती हैं, मगर ये जो फ्यूचर की कैपेसिटी बिल्ड करने की जो बात है उसमें थोड़ा सा पीछे रह जाती हैं। हालांकि जो स्वीडन अगर आप बात करें तो जो नो हाउ इंडेक्स है स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स वाला, उसमें टॉप 3 कंट्रीज में आता है। अगर ये फ्यूचर वाली अच्छे से बिल्ड कर ले तो ये टॉप कंट्रीज में भी पहुंच सकता है। चौथे नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स। वेस्टर्न यूरोप के बाहर किसी भी कंट्री का सबसे ज्यादा स्कोर अगर है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स का। बताते हैं यहाँ पर जो यंग पॉपुलेशन है उसका टर्शरी एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट होता है। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि जो करंट वर्किंग क्लास है उनके बीच में हाई लेवल ऑफ इनएक्टिविटी देखी गई है, जिसकी वजह से इनका डिप्लॉयमेंट सब इंडेक्स में काफ़ी मिक्स्ड सा रिएक्शन आता है। थोड़ा सा इसका नंबर यहाँ पर कम हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं टॉप 3 की तरफ, और अगर आपने अभी तक गेस नहीं करा है तो वीडियो को पॉज करो, कमेंट में गेस करो और फिर आपको पता चलेगा आप कितना सही थे और कितना गलत थे। रेडी? 3rd नंबर पर आती है कंट्री स्विट्जरलैंड। ये बताते हैं कि यहाँ पर हाई क्वालिटी जो एजुकेशन सिस्टम है उससे स्विट्जरलैंड को बहुत फ़ायदा मिलता है, जिसकी वजह से इनकी जो स्टाफ ट्रेनिंग है और स्किलिंग और स्किलिंग जो होती है उसमें भी ये काफ़ी हाई रैंक करते हैं। ये कहते हैं कि इनके यहाँ पर भी वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि ऐसी स्किल सेट जिसके ज़रिए आपको जॉब मिल सकती है उसमें ये काफ़ी हाई रैंक करते हैं। और ये ओवरऑल नो हाउ सब इंडेक्स है जिसमें बात करते हैं स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स की, उसमें नंबर 1 पर आते हैं। और इनकी सारी अगर इंडेक्सेस को मिला दें तो रैंकिंग है नंबर 3। नंबर 2 पर आता है फिनलैंड। ये डेवलपमेंट इंडेक्स में एकदम टॉप द चार्ट बैठता है, क्योंकि ये फ्यूचर की वर्कफोर्स को तैयार करने में पूरी जी जान से जुटा हुआ है। अगर आप बात करें कैपेसिटी और नो हाउ सब इंडेक्सेस की तो इन दोनों ही मामलों में टॉप 10 में आता है, यानी कि इनका स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स भी है, प्लस इनकी जो ओल्डर जनरेशन है उसका टर्शरी एजुकेशन में और स्किल सेट में जो एनरोलमेंट है वो बहुत ज्यादा है। फिनलैंड के पास सबसे बड़ा चैलेंज है डिप्लॉयमेंट का, यानी कि जो करंट वर्किंग पॉपुलेशन है वो कितना काम कर पा रही है। 20% है इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और जो इस कंट्री को टॉप स्पॉट से दूर रखे हुए हैं। अब बात करते हैं अपनी टॉप कंट्री की, जो कि सारे के सारे इंडेक्सेस में नंबर 1 पर बैठती है। अगर अभी तक आपने गेस नहीं करा है तो कमेंट में गेस करना। ड्रम रोल, एंड द कंट्रीज नेम इज नॉर्वे। पूरे के पूरे सारे के सारे इंडेक्सेस में ये हर एक चार्ट पर नंबर 1 पर बैठती है। और सबसे खास बात इस कंट्री की ये है कि इनके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत कम है। तो ओवरऑल इनकी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी है, इनके यहाँ स्किल्ड वर्कफोर्स है, इनके यहाँ स्पेशलाइज्ड स्किल के लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, और डिप्लॉयमेंट के मामले में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत कम है। तो ये थी ओवरऑल जो समरी थी टॉप 10 कंट्रीज की। आई नो इसमें बहुत इन डेप्थ में मैंने आपको नहीं बताया, उसका रीजन है अब जो आपने कंट्रीज नीचे गेस करी हो या फिर और भी जो 10 कंट्रीज में आपको इंटरेस्टिंग लगती हो उनका नाम मुझे कमेंट में बताइएगा, और बताइएगा कि किसी एक कंट्री पर आप इन डेप्थ डिस्कशन चाहते हैं कि उस कंट्री ने अपनी एजुकेशन सिस्टम को, अपनी स्किल सेट को, अपनी ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करने में क्या क्या स्टेप्स उठाए। एंड प्रॉब्ली कुछ वीक्स में मैं उसके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ओवरऑल वैसे इस रिपोर्ट की 3 फाइंडिंग्स हैं जो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, जो आपको जाननी चाहिए। पहली फाइंडिंग ये कहते हैं कि जो पीपल है वो बहुत डायनामिक एसेट है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार स्किल सेट प्रोवाइड कर दी, एक बार आपने एजुकेशन दे दी और उसके बाद हो गया, नहीं। स्किलिंग के साथ साथ री स्किलिंग जो कंट्री ध्यान देती है, आपकी वर्क फोर्स को बार बार ट्रेन करने में, उनको ऊपर की स्किल सिखाते रहने में, वो कंट्री अपनी फ्यूचर की वर्क फोर्स को बहुत अच्छे से बना रही है और वो हमेशा इस चार्ट में ऊपर रहेगी। दूसरी बात ये कहते हैं कि कई बारी क्या होता है कि कुछ कंट्रीज चुन लेती हैं
कि भाई हमारे यहाँ पर चीप लेबर हम उठा लें, जैसे कि चाइना, या कुछ कंट्रीज़ ये करती हैं कि दूसरी कंट्रीज़ का जो टॉप ब्रेन है, जैसे कि भारत से बहुत ब्रेन ड्रेन होता है तो दूसरी कंट्रीज़ उन्हें पिक कर लेती हैं। ये दोनों ही चीज़ें करना किसी भी देश के लिए शॉर्ट टर्म में कैन बी ए गुड थिंग, बट लॉन्गर रन में इस इंडेक्स में उसकी रैंकिंग गिरती चली जाएगी। तो इससे पता चलता है कि चीप लेबर पर ज़्यादा फोकस या फिर दूसरे कंट्री के टैलेंट को पोच करने पर ज़्यादा फोकस रखने से सस्टेनेबल आप ह्यूमन कैपिटल को डेवलप नहीं कर सकते। और तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि ओवरऑल जो ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट है वो टेक्नोलॉजी के साथ ही हो सकता है, मगर वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा लेकिन उसका सेंटर ह्यूमन होगा। एक ह्यूमन सेंट्रिक विजन के साथ जब हम अपनी स्किल सेट को डेवलप करते हैं, अपनी ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करते हैं और उसमें टेक्नोलॉजी को ऐड करते हुए चलते हैं, तो हम डेफिनेटली एक अच्छे पाथ पर चल सकते हैं। भारत के लिए इस रिपोर्ट में बहुत सारी लर्निंग है और जिस भी टॉप कंट्री के बारे में आप सबसे ज़्यादा कॉमेंट करोगे उसके बारे में एक इन डेप्थ स्टडी बनाकर समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या लर्निंग्स हो सकती हैं। खैर, जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि रीलेवल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आप वहां पर जाकर फ्री में रजिस्टर कर सकते हो, आप उनका टेस्ट ले सकते हो और क्या पता आपको जॉब मिल जाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड एज आई ऑलवेज से, इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लाइक करोगे वीडियो को, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, इट विल रियली मेक मी फील गुड, और इस वीडियो को आगे शेयर करोगे तो इसकी भी रीच बढ़ेगी। विद दैट सेड, आप हमारा पॉडकास्ट, न्यूज़लेटर, सोशल सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीक, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।